हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी हम क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर 7 है, सिक्योरिटी इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड, उसको हम डिस्कस करें। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और सिक्योरिटी का मतलब समझा था। और सिक्योरिटी को जो मेनली दो ग्रुप डिवीजन, यानी कि जो दो मेनली डिविजन्स किए गए थे, एक था ट्रेडिशनल और दूसरा था नॉन ट्रेडिशनल, यानी कि एक परंपरागत अवधारणा सिक्योरिटी की और दूसरा था हमारा अपरंपरागत। तो पहले लेक्चर में हमने सिक्योरिटी की जो मेनली जो दो डिविजन्स किए गए थे ट्रेडिशनल्स में, उसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं आज एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपना आज के चैप्टर को। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था सबसे पहले कि ये जो सिक्योरिटी है, अगर हम बात करते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो समकालीन का मतलब होता है, या हम बात करते हैं कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है कि आज के समय में, यानी कि बात करते हैं इसको हम प्रेजेंट टाइम भी कह सकते हैं कि आज के समय में किस तरीके से, आज के समय में जो विश्व है वो किस तरीके से उसकी में जो हम सुरक्षा की बात करते हैं वो हम करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर सिक्योरिटी कहते किसे हैं, सुरक्षा कहते किसे हैं। तो हमने सुरक्षा की जो डिस्कस की थी, तो बेसिकली मीनिंग ये समझा था कि जितने भी जो थ्रेट्स हैं, जितनी भी जो खतरे हैं, उन सबसे आजादी क्या है, सुरक्षा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जब हम कोई काम करते हैं या कटिंग, समझिए कि जब हम कोई घर का काम करते हैं, जैसे सब्जी काटने का काम होता है, तो उसमें हाथ कटने का एक खतरा। हम बाहर किसी काम से जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं या अदर किसी और पर्पस के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, या किसी फैक्ट्री ऑफिस काम किसी भी सर्विस के लिए जाते हैं, या कोई अपने काम के लिए एक्सीडेंट होने का खतरा। हर एक जगह पे किसी कोई ना कोई खतरा हर एक काम में रहता है। फिर भी हम उसको अवॉइड करके क्या करते हैं, उस काम को कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब हम सब्जी काटते हैं तो हाथ कटने का खतरा, या जब हम खाना बनाते हैं तो हाथ जलने का खतरा रहता है। उसके बाद भी हम उस खतरे को अवॉइड करके वो काम को कंटिन्यू करते हैं। या जब हम बाहर जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा, इंजरी लगने का, कहीं गिर करके चोट लगने का खतरा रहता है। फिर भी हम उस खतरे को अवॉइड करके हम बाहर जाते हैं, अपने काम को कंटिन्यू करते हैं, अवॉइड कर देते हैं उस काम को। लेकिन कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसके लिए काम करना पड़ता है, तो उससे उस खतरे से बचने के लिए। तो हर जगह पे एक ह्यूमन बीइंग को, अगर हम बात करते हैं एक इंसान को, खतरे से बचे हुए रहना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस खतरे से बचने के लिए काम करते हैं या कुछ चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर 2 रहेगा, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जो नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा डिस्कशंस रहेगा वो रहेगा नॉन ट्रेडिशनल यानी कि आज हम उस खतरे के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपरंपरागत रूप से हो। कल हमने परंपरागत के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो हमारा सिक्योरिटी था, जिसे मेनली दो ग्रुप्स में बांटा गया था। एक था हमारा ट्रेडिशनल्स में दो ग्रुप था, यानी कि जो हमने ट्रेडिशनल डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, वो दो था। एक था हमारा एक्सटर्नल, एक था इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब था कि जो एक कंट्री के आउटसाइड से था, क्या हो, आउटसाइड से। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, आज के टाइम पे जो यूक्रेन और जो रसिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो क्या है, एक एक्सटर्नल थ्रेट्स है, ना कि एक इंटरनल थ्रेट। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्री का जो थ्रेट्स है, वो जो खतरे हैं, वो कहाँ से है, कंट्री के बाउंड्री से आउटसाइड से है। या हम बात करते हैं जैसे कि हमारी कंट्री में जो पुलवामा अटैक हुआ था, या जो गलवान वैली घाटी में जो कन्फ्लिक्ट हुए थे, वो सब क्या थे, वो एक एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, ना कि इंटरनल थ्रेट्स।
अगर हम इंटरनल थ्रेड्स की बात करते हैं तो एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, यानी कि इनसाइड कंट्रीज बॉर्डर, कंट्रीज बॉर्डर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं सिविल वॉर, यानी कि जब लोग आपस में ही क्या कर दे, लड़ना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल थ्रेड्स। तो इसी तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल नोशंस था उसको हमने दो ग्रुप में बांट रखा था, एक था हमारा एक्सटर्नल और दूसरा था इंटरनल। ये चीज हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है अपरंपरागत अवधारणा, यानी कि अपरंपरागत, अपरंपरागत अवधारणा बारे में डिस्कस करें। अगर हम बात करते हैं अपरंपरागत जो अवधारणा है, यानी कि जो नॉन ट्रेडिशनल हमारा नोशंस है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसे चीज खतरे, ऐसे थ्रेट्स जो कि किसी एक कंट्री के लिए सॉल्व कर पाना पॉसिबल ना हो, या हम बात करते हैं जो किसी एक कंट्री के लिए वो थ्रेट्स ना हो, पूरे वर्ल्ड के लिए वो थ्रेट्स हो। अगर आप इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो आप इसकी डेफिनेशंस में लिख सकते हैं कि द इसके डेफिनेशंस में आप लिख सकते हैं कि द नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी includes those states which are dangerous not for any one country but for whole world, and no one's no one no no one country can solve them alone। अगर हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नेशंस के बारे में, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या है कि एक ऐसे डेंजरस, ऐसे खतरे जो कि किसी एक कंट्री के लिए ना हो बल्कि वो पूरे विश्व के लिए क्या हो, एक खतरा हो, जो कि ना किसी एक कंट्री के लिए सॉल्व कर पाना पॉसिबल हो। तो ऐसे खतरे को कहा जाता है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, यानी कि अपरंपरागत अवधारणा। अगर हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं अपरंपरागत अवधारणा, इसमें जैसे कि अगर हम इंक्लूड करें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बात करते हैं इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। फिर जैसे बात करते हैं किसके बारे में, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। फिर बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल
डिजास्टर। फिर बात करते हैं जैसे प्रॉवर्टी, फिर जैसे कि हमारा हो गया एम्पेड यानी कि पेंडेमिक यानी कि महामारियां, जो महा बीमारियां सब होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर जैसे कि बात करते हैं हम टेररिज्म, ये बात करते हैं हम किसके बारे में, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग, यानी कि ये वो खतरे हैं देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, जो किसी एक कंट्री के लिए सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, और न ही ये वो खतरे जो किसी एक कंट्री के लिए खतरा हो। ये वो खतरे हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बना हुआ है। आज के टाइम पे जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग उसमें एक रीजन निकल के आता है, जिसमें जो डे बाय डे है वो टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और इसका मेन कारण क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में CO2 का गैस का इंक्रीज होना, जिसमें हमारा ग्रीन हाउस इफेक्टेड भी हम बात करते हैं। फिर पॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं क्या करता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। यहाँ पे मैं जैसे आपको पॉल्यूशंस की डिफिनेशन बता देता हूँ। तो पॉल्यूशंस की जो डिफिनेशन होती है, एक यानी कि आप ये समझ सकते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल ना हो और वो हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हो, तो उसको कहते हैं हम पॉल्यूशन। अब जैसे कि हम बात करते हैं आज के टाइम पे, जैसे ई इलेक्ट्रिक वेस्टेज की बात करते हैं, जैसे कि जो इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, जो हमारे लिए यूजेबल ना हो, और वो हमारे जो इन्वायरमेंट को जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, तो हम उसको कहते हैं पॉल्यूशन। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अनयूजेबल हो, और यानी कि वो हमारे लिए अनयूजेबल हो और हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा हो, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो। जैसे कि आज के टाइम पे बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक एक पॉल्यूशन में मेजर प्रॉब्लम निकल करके आ रहा है। फिर रिवर सब में केमिकल का मिक्स होते जाना इन फैक्ट्रीज के थ्रू, यानी कि जो फैक्ट्री से जो भी वेस्टेज निकलते हैं रिवर में, जो डंप कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन की एक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें जो नेचर्स के द्वारा यानी कि प्राकृतिक रूप से हो और उसमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज का क्या हो, डैमेजेस हो, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। जैसे कि हम बात करते हैं जिसमें अर्थक्वेक का आना, लैंडस्लाइड होना, या भू ज्वालामुखी का फूटना, वोल्केनिक इरप्शंस होना, तो ये सारी चीजें किस में आती है, नेचुरल डिजास्टर्स में आती है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक तरीके से गरीबी। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो कि प्रॉपर्टी से सफरिंग कर रहे हैं। फिर जैसे कि महामारी की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो रिसेंटली एग्जांपल बात करते हैं, तो जो जो हमें कोविड के टाइम पे देखने को मिलता है, कोविड-19, जो कि जिसकी वजह से कंट्री हर पूरे वर्ल्ड को एक काफी ज्यादा क्या देखने को मिला था, इकोनॉमिक में स्लो डाउन देखने को मिला था। बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी इस पेंडेमिक में। फिर जैसे कि बात करते हैं टेररिज्म, जिसका मतलब होता है आतंकवाद। तो ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम्स नहीं है, ना किसी एक कंट्री के द्वारा इसको सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशंस, यानी कि अपरंपरागत अवधारणा। सुरक्षा को यानी कि जो सुरक्षा की जो अपरंपरागत अवधारणा है, वो इसमें ये सारी चीज, सारे डेंजरस को रखा गया, इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो भी हमारे आसपास की जो डेंजरस है उसको एवोइडेंस किया जा सकता है, किस तरीके से हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, या हम बात कर सकते हैं किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो अगला जो अभी टॉपिक आएगा वो क्या है कि अवॉइड, देखिए अवॉइडेंस ऑफ डेंजरस। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम, यानी कि हाउ टू अवॉइड एक्सटर्नल थ्रेट्स।
यानी कि हम इस तरीके से जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से, तो हम तो सबसे पहले आता है, पहला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है, बाय स्ट्रेंथिंग मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर। दूसरा निकल के आता है हमारा स्टेब्लिश पावर बैलेंस। स्टेब्लिशिंग पावर बैलेंस। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो एडॉप्टिंग अ वायलेशन पॉलिसी। चौथा पॉइंट निकल, अगर हम चौथे की बात करते हैं, तो बाय दिस एग्रीमेंट सेगमेंट। पांचवा पॉइंट है बाय वेपन कंट्रोल्स। तो यानी कि हम इस तरीके से जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो 5 तरीके से हम जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि बाय स्ट्रेंथिंग मिलिट्री पावर। अब सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उसकी जो मिलिट्री है वो ज्यादा पावरफुल रहे। इसका मेन कारण क्या है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको हम क्या कर सके, रोक सके, उससे हम अपने आप को क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे देश के साथ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश का एक पार्टीशन किया गया था 2 रीजन में। एक था हमारा वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था हमारा ईस्ट पाकिस्तान। और इन दोनों के बीच में था हमारी प्यारी कंट्री यानी कि इंडिया। तो 1947 में, यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश को पार्टीशंस करके 2 नए नेशंस बनाए गए थे। एक, यानी कि एक नया नेशंस बना था पाकिस्तान, जो कि 2 रीजन्स में डिवाइडेड था। 1971 का जो एक वॉर हुआ था उसमें एक नया नेशंस निकल गया, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो बन गया बांग्लादेश। अब देखिए 1971 का जो वॉर हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो जिसमें हमने 93,000 को क्या कर था, हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया था, 93 पाकिस्तानी आर्मीज को क्या किया था, सरेंडर करवा दिया था। तो यानी कि जो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 से लेकर के, एक तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था कश्मीर को लेकर के, फिर हुआ था 1965 में, फिर एक वॉर हुआ था 1971 में, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश उभर करके आया था। और फिर जो वॉर हुआ था, एक हुआ था 99 में कारगिल वॉर। तो अगर हम इन 4 वॉर के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा क्या था, ये एक एक्सटर्नल थ्रेट था। क्या था, एक्सटर्नल थ्रेट था, यानी कि एक बाहरी खतरा था। तो हमने इस बाहरी खतरे से कैसे अपने आप को सुरक्षित किया, इसका मेन कारण था कि हमारी मिलिट्री पाकिस्तान के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रेंथ थी, ज्यादा मजबूत थी। तो जिसकी वजह से हमने 1971 में एक लेजेंडर वॉर, एक जो वॉर हुआ था उसमें हमने लेजेंड वाली विंस को अचीव किया, एक नया हिस्ट्री क्रिएट किया कि विश्व के इतिहास में
आज तक किसी भी सेना ने इतने बड़ी सेना नंबर आबादी वाले सेना को आत्मसमर्पण ना करा हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1971 का जो वॉर है, वो हमारे लिए क्या है, एक लेजेंडरी जीत रही है। उसमें हमने लेजेंडरी जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि हमने उस पाकिस्तान की सेना को 93,000 को हमने आत्मसमर्पण करा दिया। यानी कि ये इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा एक्सटर्नल जो थ्रेट्स है उसको अगर हमें रोकना हो, तो ये जरूरी है कि जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी नेशंस हैं उसके कंपेयर में हमें हमारी मिलिट्री जो कैपेसिटी है, मिलिट्री स्ट्रेंथिंग है, उसके पावर को मजबूत होना। एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। इंडिया वर्सेस चाइना का वॉर हुआ था। तो ये भी हमारा एक एक्सटर्नल ही थ्रेट था। इसमें हम वॉर हार गए थे। इस लॉस ये जो वॉर हारने का मेन कारण था, वो ये था, एक तो हम वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे। दूसरा रीजन ये था कि जो चाइना थी वो हमारे मिलिट्री के कंपेयर में स्ट्रांग पोजीशंस पे थी। स्ट्रांग पोजीशंस पे थी। स्ट्रांग पोजीशंस के मतलब था कि वो ऐसी जगह पे वो जाकर के बैठ गए थे जहां से उन्हें हमारे मिलिट्री को टारगेटिंग करना इजी पड़ गया था। और उस टाइम पे हमारी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भी नहीं थे। तो जिसके वजह से क्या है कि जो चाइना जो स्ट्रांग स्ट्रांग पोजीशन से बैठा था, यानी कि चाइना हमसे, जो हमारे जिस जगह पे वॉर हुआ था उसके वो ऊपर में जाकर के बैठ गई थी और हमारे मिलिट्री नीचे थे उस टाइम। तो जिसकी वजह से ऊपर जाकर के अटैक कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, और वो चाइनीज आर्मी ऊपर से अटैक कर रहे थे और उनके लिए अटैक करना इजी पड़ गया था। उस टाइम पे हमारे पास ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, ना गन्स थे। इस वजह से क्या थे, उसको वॉर हम हार गए। लेकिन उसके बाद कई ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए इंडिया और चाइना के बीच में, जो हम अक्सर डिस्कस नहीं करते। उसमें हर बार चाइना को हमसे मार ही पड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक करंट एग्जाम्पल है जो गलवान वैली घाटी में हुआ था, जिसमें हमारे 23 जो सेना थे वो शहीद हुए थे। और जबकि न्यूज में थी कि 43 सेना कहाँ के शहीद हुए हैं, तो चाइनीज आर्मी मारे गए हैं, जो चाइना आज भी क्लेम नहीं करता। तो इसका मेन कारण क्या था कि हमने 1962 से सीख लेते हुए हमने अपने मिलिट्री पावर को क्या की, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करा, यानी कि उसको मजबूत किया कि हम अब हर एक कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, वॉर लड़ सकते हैं और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो यानी कि हमें अगर एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को बचाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम हमेशा पड़ोसी के कंपेयर में अपनी मिलिट्री को ज्यादा स्ट्रेंथिंग या ज्यादा पावरफुल बनाए। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि जब हम हमेशा हमारी मिलिट्री हमेशा जब सामने वाले से ज्यादा पावरफुल रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं हम पे अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि अटैक किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगर आज जो हम 2023 में बैठे हैं, तो आज के टाइम पे हमारे लिए पाकिस्तान एक थ्रेटिंग कंट्री नहीं है। आज के टाइम पे हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेटिंग कंट्री है वो है चाइना। वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, यूएसए के लिए भी क्या है, एक सबसे जो थ्रेटिंग कंट्री जो सबसे ज्यादा मानता है वो चाइना को ही मानता है, ना कि वो रसिया को आज के टाइम पे मानता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो एक्सटर्नल जो थ्रेट्स उसको अवॉइड करें, तो सबसे पहला काम यही हो सकता है कि हम अपनी मिलिट्री पावर को क्या करें, इम्प्रूव करें, उसको और ज्यादा मजबूती यानी कि अब बात करते हैं मजबूती प्रदान करें। तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टाइम पे चाहे पाकिस्तान हमसे इसलिए नहीं उलझना चाहता कि हमारी जो मिलिट्री कैपेसिटी है पाकिस्तान से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, काफी ज्यादा मजबूत है। चाहे हम वेपन्स की बात कर ले, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, हर एक फील्ड में हम पाकिस्तान से क्या है, आगे है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमारे लिए आज के टाइम पे थ्रेट्स नहीं है, थ्रेट्स है हमारे लिए चाइना। बाकी जो हमारे लिए अदर्स जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, वेस्टर्न से तो हमारा कोई पंगा ही नहीं है, उसके साथ हमारे रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं, ना वो हमारे लिए किसी थ्रेट्स का कारण है। थ्रेट्स का जो एक्सटर्नल कारण है वो तो हमारे नेबर से है। नेबर्स में भी सिर्फ दो नेशन है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। तो पाकिस्तान से तो हमारी मिलिट्री पावर काफी ज्यादा अच्छी है, तो पाकिस्तान को तो हम ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। हल्के में हर एक वॉर में उसको मुंह तोड़ की जवाब मिली है।
तो आज के टाइम पे हमारी जो सबसे थ्रेटिंग कंट्री है वो है चाइना। इसलिए आज भी हम क्या करते हैं, अपने मिलिट्री को मजबूती प्रोवाइड कराने के लिए, स्ट्रेंथिंग देने के लिए हम नए नए इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स हैं वो इंपोर्ट कराते हैं। यूएसए से, फ्रांस से, रसिया से हम परचेज करते हैं, और खुद जो हमारी डीआरडीओ है वो नए नए तरीके के मिसाइल्स, वेपन्स, टैंक सब वो डेवलप करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारी जो थ्रेटिंग है, एक्सटर्नल थ्रेटिंग है, मिलिट्री के थ्रू हम उसको क्या कर सके, रोक सके। इसी में एक दूसरा जो कंसेप्ट निकल के आता है वो आता है इस्टेब्लिश पावर शेयरिंग। अब देखिए, पावर शेयरिंग नहीं, पावर बैलेंस। यहाँ पे पावर बैलेंस का मतलब निकल के ये आता है कि जो हमारा दूसरा टॉपिक आप वो ये समझिए, जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग, सॉरी, पावर बैलेंस। पावर बैलेंस का मतलब आप सीधा सीधी ये समझिए कि जब हम, एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, तो जब हम देखते हैं कि वो एक वेट करने वाली मशीन से क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वेट करता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, मान लीजिए हमने 1 किलो चीनी लिया, तो वहां पे जब 1 किलो की जब हम शुगर लेने की बात करते हैं, चीनी लेने की बात करते हैं, तो हम प्रॉपरली 1 किलो तभी मानते हैं कि जब इधर से जो चीनी की क्वांटिटी है वो 1 केजी के बराबर आ जाए, जो जहां पे इसका जो वेट करने वाला जो इक्विपमेंट है 1 केजी का, उसके इक्वल में आ जाए। ठीक उसी तरीके से जो पावर बैलेंस है वो वर्ल्ड लेवल पे भी काम करती है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये 2 पर्सन है, और दोनों पर्सन्स के बीच में क्या है, एक वॉर है। सामने वाले के पास एक नाइफ है, और इसके अपोजिट जो अपोनेंट में है उसके पास एक गन है। तो जाहिर सी बात है कि जिस पर्सन के पास गन होगा वो इस नाइफ वाले पर्सन के ऊपर ज्यादा हावी पड़ेगा। तो ये इजिली इस पे अगर वो अटैक करेगा तो क्या होगा, इजिली तरीके से वो क्या होगा, विन हो जाएगा। आसानी तरीके से क्या होगा, जीत जाएगा। लेकिन यही आदमी अगर, ये भी इसके पास भी गन है और इसके पास भी अगर गन है, तो दोनों के पास जब सेम टेक्नोलॉजी के सेम वेपन्स है, तो ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अटैक करें या ना करें। कि अगर ये बी पर्सन ए पे अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं ए के पास भी सेम वेपन्स है, तो ए भी क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। तो दोनों की जान जा सकती है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं, जब दोनों के पास एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गन आ जाएंगे दोनों पर्सन्स के पास, तो दोनों पर्सन्स क्या करेंगे, एक दूसरे पे अटैक करने से बचेंगे। तब ये किसकी बात करेंगे, पीस की बात करेंगे कि भाई हम एक काम करते हैं, दोनों के पास गन है, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दोनों मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम शांति से मिलकर के एक साथ रहें और अपने अपने काम पे फोकस करें। यही कंसेप्ट काम करता है वर्ल्ड लेवल पे। जब हम 1947 में आजाद हुए, तो जैसे ही हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया, फिर उसके बाद जो हमने 1999 में सेकंड न्यूक्लियर वेपन जो हमने सक्सेसफुली टेस्ट किया था, तो उसके बाद हमारी कंट्री क्या बन गई, एक न्यूक्लियर वेपन बन गई। यानी कि न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन गई। यानी कि अब हमारा देश भी क्या है, एक न्यूक्लियर संपन्न देश हो गया। तो जैसे ही हम न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश बने, तो जो एशिया रीजन है, यानी कि अगर हम बात करते हैं एशिया रीजन में जो दो सबसे बड़ी कंट्री है, एक है इंडिया और दूसरा है चाइना। तो दोनों के बीच में फिर क्या हुआ, एक पावर बैलेंस स्टैब्लिश हुआ। पावर बैलेंस इसलिए कि अब भाई चाइना के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो अब क्या करेगा, इंडिया के ऊपर छोड़ने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि यदि हम इंडिया के ऊपर अगर हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं, तो इंडिया भी एक वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स लेस कंट्री है, वो हम पे भी क्या करेगा, न्यूक्लियर का यूज कर सकता है। तो डैमेज क्या होगी, दोनों पे होगी। तो हमें दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन एक न्यूक्लियर वॉर देखने को नहीं मिलता। यही कंसेप्ट अगर हम वेस्टर्न कंट्री के साइड से अगर बात करते हैं, तो यूएसए और रसिया के बीच में देखने को मिलता है। तो दोनों क्या है, दोनों एक सुपर पावर कंट्री है। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, रसिया, अगर हम बात करते हैं रसिया और यूएसए के बारे में, तो दोनों क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है।
यानी कि दोनों कंट्री के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। तो जो कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन चला था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था कि 1945 से लेकर के 1991 तक का जो कोल्ड वॉर चला था, तो ये कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में नहीं बदल पाया, हॉट वॉर में चेंज नहीं हो पाया। इसका मेन कारण क्या था कि भाई दोनों कंट्री क्या थी, एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री थी। यानी कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता, ये कोल्ड वॉर जैसे ही हॉट वॉर में बदलता, तो हो सकता था कि वर्ल्ड ना रहता। तो इसीलिए दोनों देश के द्वारा फिर क्या है, तो जैसे ही कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन चल रहा था, तो दोनों देश को पता था कि यदि दोनों देश में से किसी एक ने भी न्यूक्लियर वेपन का यूज किया, तो दोनों देश क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो दोनों देश, जिस वजह से ये जो कोल्ड वॉर था कभी भी हॉट वॉर में नहीं बदल पाए। हम जब बात करते हैं 1962 उस 1965 के वॉर में, उस टाइम पे हमें इससे जरूरत पड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की कि यदि पाकिस्तान हमसे पहले न्यूक्लियर वेपन बना ले, तो हो सकता है वो हम पे अटैक कर दे। तो हमें अपने रीजन में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, डेंजर से या जो थ्रेट से सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी था कि हम क्या करें, पावर बैलेंस इस्टेब्लिश करें। पावर बैलेंस इस्टेब्लिश का मतलब है कि जो वेपन्स हमारे सामने वाले के पास हो, सिमिलर वही टेक्नोलॉजी के वेपन्स हमारे पास हो, ताकि हमेशा सामने वाला क्या करे, हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचे कि हम अगर अटैक करते भी है तो हमें उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब जैसे कि देखिए 1947 के टाइम पे जो हमारा फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि यूएसए के द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी साकी पे दो न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे, जिसका नाम था, एक का नाम था फैटमैन, दूसरे का नाम था लिटिल बॉय। तो उस टाइम पे जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। अगर जापान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो यूएसए उस पर कभी न्यूक्लियर वेपन गिराता ही नहीं। तो क्योंकि जापान भी हो सकता था कि न्यूक्लियर एक्शंस वो ले ले। कोल्ड वॉर के टाइम पे हॉट वॉर इसलिए नहीं बदल पाए क्योंकि रसिया और चाइना, यूएसए दोनों के पास वेपन्स थे। कोल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के पास नहीं थे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और रसिया दोनों एक साइड में थे। एंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसी के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। यानी कि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, उसके जस्ट बाद ही क्या स्टार्ट हो गया, कोल्ड वॉर। किसके किसके बीच में, यूएसए और रसिया के बीच। जबकि दोनों ही एक क्या थे, न्यूक्लियर वेपन्स नेशंस थे, इसलिए उनकी जो कोल्ड वॉर थी वो हॉट वॉर में नहीं बदल पाई, जिसका मेन कारण था कि यदि दोनों में से कोई एक देश भी वेपन्स का यूज करता, तो दोनों ही देश तबाह हो जाते। तो पावर बैलेंसिंग क्या करता है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको रोकने के लिए, वॉर के टाइम पे। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, मेनली 9 ऐसे देश हैं जो कि क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स नेशंस है। तो इसके वजह से क्या है, हर एक कंट्री में पावर बैलेंसिंग बनी हुई है। आज के टाइम पे चाइना हम पे इसलिए अटैक नहीं करता है, कहीं ना कहीं अगर चाइना हम पे न्यूक्लियर बम अटैक करेगा तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी है। पाकिस्तान इसलिए नहीं करता है क्योंकि भाई पाकिस्तान अगर हम पे अटैक करेगा तो हम भी पाकिस्तान पे कर देंगे। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है तो वो हमारा ज्यादा से ज्यादा 30% लॉस करेगा, और उसमें से अगर हमने कर दिया तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक रीजन्स में अगर पीस स्टेब्लिश करना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो भी थ्रेटिंग कंट्री है उसके बीच में आप अपना पावर बैलेंसिंग स्टेब्लिश करके रखें, कि जिससे सामने वाले के मन में भी रहेगा कि अगर हम अटैक करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान, इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा क्या, अडॉप्टिंग अ कोalitions पॉलिसी। कोalitions का मतलब होता है एक तरीके से संधि की स्थापना करना, यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस बात करते हैं, या जैसे क्या करना, अलायंस करने की जो बात करते हैं, पॉलिसी को अडॉप्ट करके रखना। अगर हम बात करते हैं कि हम अपना एक्सटर्नल थ्रेट्स किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो इसमें एक आता है अडॉप्टिंग अ
वायलेशन पॉलिसी, एडॉप्टिंग ऑफ पॉलिसी के बारे में समझ। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, हम फॉर्मली इसको अलायंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अलायंस। अलायंस का मतलब होता है संधि। या हम बात कर सकते हैं मित्रता। तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो हम हमारे एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं, तो उसमें सबसे अच्छा एक मेथड्स ये है कि हम कोएलिशन पॉलिसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने थ्रेड्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मान लीजिए आज के टाइम पे जब 1947 में हमारे देश को पार्टीशंस करके जो एक नया नेशंस बना, जो एक न्यू नेशंस बना पाकिस्तान, अगर उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते आज के टाइम पे, तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों कंट्री के कितने बेनिफिशियल हो सकते थे। आज ह- हम तो फिर भी ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुकाबले हम फिर भी ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो पाकिस्तान की कंडीशन अभी ऐसी है कि वो सीधा ऐसे जा रहा है। अगर हम दोनों के हम अगर बात करते हैं, अगर दोनों देशों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस आज भी स्टेब्लिश हो जाए, तो हमारी जो दुनिया की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए, जो टेररिज्म है, हम उसको इजिली काउंटर कर पाएंगे। सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है कि अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेट्स को अवॉइड करना है, तो आप कोएलिशंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करके चलिए। यानी कि अलायंस करके क्या कर सकते हैं, हम अपने जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है उसको काफी और पीसफुल तरीके से क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं चाइना और इंडिया के बारे में, चाइना और इंडिया के बारे में, हमारे रिलेशंस चाहे कितने भी खराब हो, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि इंडिया और चाइना की जो बिजनेसेस रिलेशंस हैं या जो ट्रेडिंग रिलेशंस है वो पूरे तरीके से कम होते हैं। चाइना और इंडिया के जो ट्रेडिंग रिलेशंस है वो कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, नॉर्मली टाइम पे कम होते हैं, लेकिन कभी भी बंद नहीं हुए। चाहे हम 1962 के वॉर के बाद की हम बात कर लें, या जो कुछ साल पहले जो हमारा गलवान वैली घाटी में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में बात कर लें, उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया था, चाइनीज के कुछ एप्स 59 एप्स को बैन कर दिया था। रेट कम हुए लेकिन कभी भी बंद नहीं हुए। यानी कि जिस कंडीशंस में हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन तरीके से ट्रेड, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में कभी नहीं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जबकि चाइना हमारे लिए एक सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंट्री है, के बाद भी क्या है, हमारी कहीं ना कहीं एक कोलिशन पॉलिसी काम कर रही है कि भाई हमारे रिलेशंस खराब हो, लेकिन फिर भी मिनिमम लेवल पे क्या होता रहेगा, ट्रेड चलता रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं जब कॉरपोरेशन स्टैब्लिश करते हैं अपने नेबर्स कंट्री के साथ, अपने नेबर्स में, तो ये एक सबसे अच्छा मेथड होता है कि हम अपने एक्सटर्नल थ्रेड्स को क्या करें, कम कर सकते। एक एग्जांपल से आप और भी समझिए, एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं म्यांमार और हम बात करते हैं, अगर हम म्यांमार और अपनी कंट्री की बात करें, तो वहां पे म्यांमार में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटा करके वहाँ की मिलिट्री ने पावर अपने हाथ में ली। लेकिन फिर भी हमारे रिलेशंस खराब नहीं हुए हैं म्यांमार के साथ। इसका मेन कारण क्या है, जब भी हम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक्शंस लेने की बात करते हैं, या जब हम एक्शंस लेते हैं, तो म्यांमार की जो मिलिट्री है या जो गवर्नमेंट थी वो हमारा सपोर्ट करती थी। यानी कि वो हमारे साथ कॉर्पोरेट करती थी, अपना लैंड यूज करने देती थी कि हम मिले वो टेररिज्म के अगेंस्ट में क्या कर सके, एक्शंस ले सके। इस तरीके में क्या है, एक कॉर्पोरेशंस देखने को मिलता है। तो इसलिए आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, वहाँ की जो मिलिट्री उसका क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी क्या है, कॉर्पोरेशंस लेके चलाएं कि हम अपने नेबर्स के साथ रिलेशन खराब नहीं। यानी कि देखिए, हम अपनी पॉलिसी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हम अपने पड़ोसी नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को खत्म करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ मिल करके
कॉरपोरेशंस को बढ़ाइए, कोalitions की पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए। इसलिए हमने सार्क, बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइज जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इस्टेब्लिश करके रखा कि भाई हमारे बीच में सहयोग होता रहे, हम आपस में मिल करके ट्रेड करते रहे। फिर एक लास्ट जो अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा आता है बाय दिस एग्रीमेंट। इसमें अगर हम बात करते हैं इसका मतलब ये होता है, अगर इसकी बात करते हैं इसका मतलब होता है कि जो हमारा बाय दिस एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है वेपन्स को रिड्यूस करना, वेपन्स को रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब होता है एक तरीके से कम कर देना, वेपन्स को क्या करना, रिड्यूसिंग। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आज के टाइम पे देखिए, जैसे ही हमने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था उसके कुछ सालों के 1 साल के बाद ही क्या है, पाकिस्तान ने भी अपने आप को न्यूक्लियर नेशन डिक्लेयर कर दिया था। तो आज के टाइम पे हम जो भी रिसोर्सेज का जो हम यूज करते हैं वेपन्स बनाने में, तो उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो उसका यूज भी हम तो उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, उस जो रिसोर्सेज का यूज हम वेपन्स बनाने में कर रहे हैं उस रिसोर्सेज का यूज हम डेवलपमेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम रिसोर्सेज का यूज वेपन्स बनाने में ना करें, बल्कि उसका यूज क्या कर सके, हम डेवलपमेंट में कर सके। यानी कि देखिए जब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर के बारे में, एक एग्जांपल कोल्ड वॉर से आप बहुत सारी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं आप कोल्ड वॉर से। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशंस में जब बात करते हैं, जो कोल्ड वॉर का एंड होने लगा था, तो इसका एक इसमें एक काउजेस ये था कि दोनों नेशंस के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि जो वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या जो भी वेपन्स वो जो इंक्रीज कर रहे हैं उसमें वो क्या करेंगे, अब धीरे धीरे कमियां लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम जो भी रिसोर्सेज का यूज, क्योंकि देखिए वॉर के टाइम पे अगर जो सबसे ज्यादा जो चीज खर्च होता है वो होता है रिसोर्सेज का, इसीलिए सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वॉर का इसपे, तो हमारे इकोनॉमिक्स पे। तो यदि हम अपने वेपन्स को रिड्यूस कर दें और उस रिसोर्सेज का यूज अगर हम डेवलपमेंट में करें, और वो भी हर एक कंट्री मिलकर के, जैसे कि आज के टाइम पे हम रिसोर्सेज का यूज वेपन्स बनाने में, मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथिंग करने में सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि सामने वाले कंट्री हम पे अटैक ना कर दे, उसके थ्रेट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। आज के टाइम पे अलग अलग जगह से हम वेपन्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी की खरीद, यदि हम फ्यूचर्स को देखते हुए हर एक नेशंस ये कह दे कि भाई अब वॉर जैसी कोई बात नहीं होगी, सारे देश क्या करें, जो भी वेपन्स डेवलप किया उसको डिक्रीज कर दे, उसमें रिड्यूसिंग करना स्टार्ट कर दे और सारे रिसोर्सेज का वो यूज करे डेवलपमेंट के लिए। तो ये अगर हम बात करते हैं तो हम अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए एक ब्राइट फ्यूचर अपने अर्थ के लिए भी, अपने के लिए भी, और एक ह्यूमन लाइफ के लिए भी हम कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स को कम करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे वेपन्स है उसमें हम सब एक साथ पूरा वर्ल्ड मिल करके अपने वेपन्स को डिक्रीज करना, रिड्यूसिंग करना स्टार्ट कर दें। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेपन्स को कंट्रोल करके, जो भी हमारे पास वेपन्स है उसको हम कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, जो हमारे थ्रेट्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेपन्स कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी हम वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं उसको, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रोक देना। मान लीजिए कितना अच्छा होता कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश ना होता जिसके पास वेपन्स ना होता, तो कितना अच्छा होता, तो वॉर होता ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी हम रोक कर क्या कर सकते हैं, तो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं न्यूक्लियर बम वेपन्स के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स
अब जिन जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, देखिए हमारा वर्ल्ड अभी दो तरीके से डिवाइडेड है। एक है न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री में कि 9 देश आते हैं। एक है नॉन न्यूक्लियर वेपन्स, नॉन न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री। अब मान लीजिए जिस कंट्री के पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उसके मन में हमेशा एक ये डर बना रहता है कि भाई हमारे पास वेपन नहीं है तो कोई भी पावरफुल नेशन हम पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ताइवान की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो इनके मन में, या हम बात करते हैं भूटान जैसे नेशंस की बात करते हैं, नेपाल जैसे नेशंस की बात करते हैं, इनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। जितने भी जो पावरफुल नेशंस है, हो सकता है कि वहां पे अटैक करके हमारी जो क्या करे, हमें अपने अंडर यानी कि अपने अधीन कर। तो इस डर की वजह से वो भी क्या करेंगे, आने वाले टाइम पे वेपन्स बनाने के लिए रिसर्च करेंगे, अपने रिसोर्सेस लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, पूरी दुनिया एक विनाश की तरफ जा रही है, या जा सकती है। तो आज के टाइम पे जैसे हम ताइवान की बात करते हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, अपने कंट्री में मिलिट्री बजट पे ज्यादा खर्च कर रहा है, ताकि भाई वो चाइना के थ्रेट को कम कर सके। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम वेपन्स को कंट्रोल कर लें या रिड्यूस कर दे, तो इस तरीके से भी जो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स है, जैसे ताइवान के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स चाइना है, नॉर्थ कोरिया के लिए एक्सटर्नल थ्रेट साउथ कोरिया है। आज के टाइम पे अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, जो हमारे किम जोंग साहब हैं, वो डे बाय डे क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर वेपन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अलग ही एक कहानी जा रहा है। इस तरीके से अगर हम इन सभी वेपन्स को कंट्रोल भी कर ले, तो हम एक्सटर्नल थ्रेट्स को खत्म या अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, जो हमारी नॉन ट्रेडिशंस, जो हमारे थ्रेड्स हैं उसके बारे में, यानी कि जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ जो सिक्योरिटी है उसके बारे में डिस्कस किया। एक रिकॉल किया था कल के लेक्चर्स में, और कल की वीडियो में यानी कि जो हमारा लेक्चर थर्ड होगा, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो इंटरनल थ्रेड्स है वो अवॉइड किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब हम जा करके अपना लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियो है वो किस पैटर्न पे चल रही है और आगे किस पैटर्न पे कंटिन्यू होती रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक, यानी कि मंडे टू सैटरडे, इसमें हम दो बुक कवर कर रहे हैं। एक है हमारा क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी, और दूसरा है हमारा एक स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक। एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों बुक कंप्लीट कर लिया और ये इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हम 12th क्लास की चल रहे हैं। इसी के पैरेलल में हम पॉलिटी की, ये हमने पॉलिटी की किया है, यानी कि एनसीईआरटी भी हमने पॉलिटी कंप्लीट 11 तक कंप्लीट कर लिया। और इसी के पैरेलल में हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा एक पॉलिटी की किताब है, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है 72 लेक्चर्स में। और हर एक चैप्टर का क्या मिल जाएगा आपको, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। तो वो भी, ये सारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू नहीं देखना है, तो इसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का दो टेस्ट भी मिल जाएगा, वो भी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है दो पार्ट में। क्योंकि पार्ट 1 में अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक में है, और पार्ट 2 की बात करते हैं तो उसमें चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक है। तो यानी कि
आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप दोनों प्ले जो दो टेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। उसमें आपका हर एक चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। ये जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है वो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होता है उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस को सेट करके डिस्कस किया है। अब बात करते हैं, अब संडे संडे को हर संडे हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। 5 यूनिट, पहला जो यूनिट है हमारा, फर्स्ट यूनिट था हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट में हमने जो हिस्ट्री का था उसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सभी के वो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं, जिसमें हमने टोटल 526 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है जो कि हमारा पॉलिटी का। जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी। और जब हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे जो यूनिट 4 है हमारा, वो होगा हमारा इकोनॉमिक्स। और यूनिट 4 जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5 जो कि हमारा सी सेट। तो ये संडे का पैटर्न है और संडे का पैटर्न इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की बात करें तो जैसे ही हमारा क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी जब, तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे। और इसी के पैरेलल में हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक में हम ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा मंडे से लेकर के सैटरडे तक डिस्कशंस चलता रहेगा, मंडे टू सैटरडे। और जब जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से लेकर के क्लास 12 की इकोनॉमिक्स वाली बुक। कौन सी बुक? इकोनॉमिक्स। तो इसी पैटर्न में हमारा वीडियो सीरीज आगे कंटिन्यू होता रहेगा। आपको वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई एडवाइस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।